सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने एक फ्रीलांस पत्रकार जिसका नाम राजीव शर्मा है उसे गिरफ्तार किया है। बता दें, ये गिरफ्तारी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत की गई है। बताया जा रहा है कि राजीव शर्मा से रक्षा से जुड़े कई गोपनीय दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। राजीव शर्मा के साथ एक चीनी महिला और नेपाल के एक नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है। चलिए आज डीएनएस कार्यक्रम में समझते हैं क्या है आधिकारिक गुप्त नियम या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, कौन से ऐसे खास वाक्य रहे हैं जहां ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का प्रयोग हुआ, साथ ही इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां। चीनी महिला और नेपाली नागरिक पर राजीव शर्मा को हवाला के जरिए पैसे पहुंचाने का आरोप है। माना जा रहा है कि राजीव शर्मा चीनी महिला और नेपाली नागरिक भारत में एक सेल कंपनी बनाकर रुपयों का लेन देन करते थे। राजीव शर्मा ने साल 2010 से 2014 तक चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के लिए भी लेख लिखे थे। उनके लेख देखकर एक चीनी खुफिया एजेंसी के अधिकारी माइकल ने उनसे लिंक्डइन अकाउंट के जरिए उनसे संपर्क साधा था। इसके बाद राजीव शर्मा चीनी खुफिया एजेंसियों को भारतीय सेना से जुड़ी जानकारियां मुहैया करा रहा था। क्या है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट दरअसल में अंग्रेजों के जमाने का कानून है। पहली बार इस कानून को साल 1889 में लाया गया था। उस समय इसे लाने का मकसद कई सारे ऐसे अखबारों पर बंदिशें लगाना था जिनके जरिए अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम चलाने का काम किया जा रहा था। ये अखबार कई भाषाओं में छपा करते थे। साल 1904 में लॉर्ड कर्जन ने इसमें कुछ बदलाव कर इसे और सख्त बना दिया। 1923 में फिर से इसका नया स्वरूप सामने आया। नए अधिसूचित कानून में इसे देश के प्रशासन में लाने वाले सभी मामलों में जहां गोपनीयता बरती जानी चाहिए वहां लागू किया गया। मोटे तौर पर ये 2 मामलों के लिए बनाया गया था, जिसके तहत जासूसी करना जिसे इस कानून की धारा 3 में शामिल किया गया है, और दूसरा सरकार की गोपनीय जानकारियां किसी शत्रु को देना जिसे इस कानून की धारा 5 के तहत रखा गया है। गोपनीय जानकारियों में आधिकारिक कोड, पासवर्ड, स्केच योजना, लेख नोट दस्तावेज या कोई जानकारी हो सकती है। धारा 5 के गोपनीय जानकारी देने वाले और गोपनीय जानकारी हासिल करने वाला दोनों सजा के हकदार होंगे। सूचना के अधिकार और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में किसे ज्यादा तवज्जो? सूचना के अधिकार की धारा 22, इसके प्रावधान के मुताबिक इसे और कानूनों जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी शामिल है, इनके मुकाबले ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। इसीलिए अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जानकारी को लेकर कोई भी असंगति पाई जाती है तो इसकी जगह सूचना का अधिकार कानून ले लेगा। हालांकि आरटीआई एक्ट की धारा 8 और 9 के मुताबिक सरकार किसी भी जानकारी से इनकार कर सकती है।
हालांकि अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धारा 6 के चलते सरकार किसी भी जानकारी को गोपनीय करार देती है तो इस दस्तावेज को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में बदलाव की कोशिशें की गई? साल 1079 में विधि आयोग ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मद्देनजर बदलाव की कोशिशें करनी शुरू की। राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ अपराध नाम की अपनी रिपोर्ट में कहा कि महज किसी दस्तावेज को गोपनीय बता देने से उसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दायरे में नहीं लाया जा सकता। हालांकि विधि आयोग ने इस कानून में किसी भी बदलाव की सिफारिश नहीं की। साल 2006 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को खत्म करने की सिफारिश की और कहा कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में ऑफिशियल सीक्रेट का एक अध्याय बनाकर उसमें इसके प्रावधानों को शामिल कर देना चाहिए। एक प्रजातांत्रिक समाज में जहां पारदर्शिता का होना बेहद जरूरी है, ऐसे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का होना कतई सही नहीं है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1971 में विधि आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी कानूनों को एक साथ लाने के लिए एक अम्ब्रेला एक्ट होना चाहिए। साल 2015 में सरकार ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के प्रावधानों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति ने 16 जून 2017 को अपनी रिपोर्ट कैबिनेट सचिवालय को सौंपी। इस रिपोर्ट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को और पारदर्शी बनाने और इसे सूचना के अधिकार कानून के अनुरूप बनाने की सिफारिश की गई। एक नज़र कौन से ऐसे खास वाक्य हैं जहां ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का प्रयोग हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को लेकर अभी तक सबसे पुराना और सबसे लंबा आपराधिक मामला साल 1985 में चला, कुमार नारायण का मामला। प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति भवन के सचिवालय के 12 पूर्व कर्मचारियों को इस मामले में 2002 में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इन कर्मचारियों को फ्रेंच, पोलिश और जर्मन दूतावासों के अधिकारियों के साथ आपराधिक साजिश का दोषी पाया गया था। इन कर्मचारियों ने इन अधिकारियों को सुरक्षा संबंधी आधिकारिक सूचनाएं, गोपनीय दस्तावेज और जानकारियां दी थी। इन दस्तावेजों में कई मंत्रालयों और खुफिया विभागों से जुड़ी जानकारियां मौजूद थी। दूसरी काफी चर्चा में रहा मामला था इसरो से जुड़ा जासूसी मामला, जिसमें एक वैज्ञानिक एस नंबी नारायण को दोषी करार दिया गया। नंबी नारायण पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को रॉकेट और कार्योजेनिक तकनीकी से जुड़ी जानकारियां भेजने का आरोप लगा था। नंबी नारायण पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि बाद में सीबीआई ने एक रिपोर्ट दी जिसमें नंबी नारायण को बेकसूर पाया गया और उन्हें रिहा कर दिया गया। सबसे ताजा प्रकरण था साल 2018 में आया माधुरी गुप्ता मामला, जिसमें दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व राजनयिक माधुरी गुप्ता को सजा सुनाई थी। माधुरी गुप्ता इस्लामाबाद की उच्चायोग में कार्यरत थी। उन पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को खुफिया जानकारियां देने का आरोप था। उन्हें 3 साल की जेल हुई थी। एक और मामले में कश्मीर टाइम्स के पत्रकार इफ्तिखार गिलानी को साल 2002 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया।